हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी और भूगोल पढ़ने में अब मजा आने लगा होगा। यहाँ पे मैं आप अपने सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दूंगा। अब भूगोल पढ़ने में नहीं, अब आपको पढ़ने में मजा आने लगा होगा। मैं ऐसा क्यों कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ रहे हैं। आप इतिहास की क्लास ले रहे हैं, आप एथिक्स की क्लास ले रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं और भी बहुत सारी आप करंट की क्लास ले रहे हैं, आप द हिंदू की क्लास ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी IQ IAS हिंदी ने फ्री में प्रोवाइड करा रखी है यूट्यूब में, जिसका कोई शुल्क भी नहीं है और सारी अप टू द मार्क आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो अब आपको पढ़ने में मजा आने लगा होगा। दूसरी चीज, मैं ये बात बार बार आपको लगता होगा सर डेली सेम सेंटेंस रिपीट कर दें कि पढ़ने में मजा आ रहा होगा। सर पढ़ने में थोड़ी मजा आता है। देखिए, जो यूपीएससी की जर्नी है या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो जर्नी है, इस जर्नी में जो सबसे बड़ा जो आनंद है, जो सबसे बड़ा जो मजे का विषय है, वो यही है कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप सोचिए कि आज से पहले जब आपने पढ़ाई करी थी तो आपको कभी ऐसी उत्सुकता नहीं रहती थी कि यार आज न्यूज़पेपर में क्या आया होगा, या आज दुनिया में क्या हुआ होगा, या आज जो मैंने पढ़ा है ये कल जब मैं पढ़ूंगा तो इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा। ये मजा है यूपीएससी की परीक्षा में, या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का यही मजा है, जिसमें आपको डेली इस बात का इंतजार रहता है कि मैंने जो पढ़ा है मैं उसको कैसे रिलेट करूं। मैंने महाद्वीपीय विस्थापन अगर सिद्धांत पढ़ा है तो मैं कैसे उसको न्यूज़पेपर में रिलेट करूं, कैसे मैं इकोनॉमिक्स में उसको रिलेट करूं, कैसे मैं इतिहास में उसको रिलेट करूं। तो जब ये आपको छोटे छोटे जो अलग अलग डॉट दिखते हैं ना, वास्तव में अलग अलग डॉट नहीं है, ये डॉट एक है। इन डॉट्स को आपको क्या करना होगा, धीमे धीमे पर जैसे जैसे आपको अनुभव मिलता जाएगा ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे। और परीक्षा में अक्सर आपने सीनियर से सुना होगा, टॉपर से सुना होगा, बहुत सारी फैकल्टीज भी कहती हैं कि जब आप ये डॉट कनेक्ट करना सीख गए, इसका मतलब अब आप ये परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो ये डॉट्स क्लियर करना, और यकीन मानिए जिस दिन ये डॉट क्लियर करना आ गया ना, उस दिन मजा आने लग जाएगा पढ़ाई में। ठीक है, उस चीज से पहले एक और चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं। क्या बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे पहले कि सर हमको एडमिशन लेना है आपके फर्स्ट बैच में। फर्स्ट बैच के चूंकि एडमिशन जल्दी क्लोज हो गए थे, इसीलिए तुरंत सेकंड बैच लॉन्च करना पड़ेगा। इसका भी जो आखिरी डेट है वो क्या है, 20 मार्च। आप आज की तारीख को देख लीजिए और समय लगा लीजिए कि आपके पास कितना समय है। 20 मार्च तक अगर आप ये कोड लगाते हैं MB लाइव, कौन सा कोड आपको लगाना है, MB लाइव, तो इससे आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, जो है 18,999 रुपए की प्राइस पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। मैं आज इस बात पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि अगर आप इससे ज्यादा दूर या इससे ज्यादा लेट होते हैं, इससे ज्यादा विलंब करते हैं, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो प्रिपरेशन अब आपकी देरी से शुरू होगी। और अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है और उसमें आपने प्रिपरेशन अभी से शुरू नहीं की, तो आप काफी देर कर चुके होंगे। अब जितनी सुगमता से आप शांति से अभी पढ़ाई कर सकते हैं, वो बाद में आज से 2 महीने बाद उतनी शांति नहीं रहेगी, ना आपके दिमाग में ना मार्केट में। वो फिर आपको अंडर कॉन्फिडेंट वो चीजें करेंगी। तो कोशिश कीजिए तुरंत एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 20 मार्च ही लास्ट डेट है। इसके बाद चीजें एडमिशन इसमें क्लोज हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। हमने शुरुआत की थी ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, या इन सारे सिद्धांतों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले ये समझ लेते हैं एक बार। देखिए, आज आप जब मानचित्र देखते हैं, तो मानचित्र में आपको कुछ महाद्वीप दिखाई देंगे, कुछ महासागर दिखाई देंगे। ये जो महाद्वीप और महासागर आज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये जब पृथ्वी शिशु अवस्था में थी या पृथ्वी जब बन रही थी तब भी क्या ये इसी अवस्था में थे? अगर ये नहीं थे तो उस समय कौन सी अवस्था में थे, हमको ये जानना है। साथ ही साथ हमको ये भी जानना है कि आज
जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया जो हम देखते हैं, क्या ये हमेशा इसी जगह पे थे? अगर ये इस जगह पे नहीं थे तो ये कहाँ पर थे? कहाँ पर थे? और आज ये जिस स्थिति में है वो कब पहुंचे, वो क्यों पहुंचे, किस कारण ऐसा हुआ? तो इन सब चीजों के लिए हमको कुछ सिद्धांत पढ़ने होते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हम पढ़ते हैं? एक की हम बात कर चुके हैं, उसका नाम क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ेंगे सागर नित्तल सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए, अगर आपके पास वैकल्पिक विषय भूगोल है और उस भूगोल के वैकल्पिक विषय में आप पढ़ेंगे कि इससे पहले भी कुछ सिद्धांत दिए गए थे। जब महाद्वीपीय सिद्धांत दिया गया, इसके बाद भी बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन वो जीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं? क्योंकि आप जब पिछले सालों के पेपर देखोगे तो वहां से सवाल नहीं पूछे गए। अब अगर वहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए। क्यों मैं ऐसा कहूंगा? पहली चीज, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, अगर हमने ये चीजें नहीं पढ़ी और इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ी तो इससे आगे आने वाली जो चीजें हैं उनको समझने में हमको थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ एक और चीज जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि अब जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के, स्पेशली इस भौगोलिक भूगोल में, ये सब टॉपिक ऐसे चेन की जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा पांचवें से। इसका मतलब ये कि आपको पहला टॉपिक समझ में आना चाहिए, तभी आप अच्छे से दूसरा टॉपिक समझ पाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि पहले टॉपिक में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं यहाँ पे स्किप करूंगा, उनको कुछ यहाँ समझाऊंगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इसका मतलब ये कि आपको अब थोड़ा पेशेंस के साथ चलना होगा। कुछ चीजें हो सकता है कि आप यहाँ पे आपको लगे कि सर यहाँ पे तो बहुत तेजी से निकल गए, चीजें मुझसे छूट गई, ये सर ने शायद उतने अच्छे से नहीं समझाई, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो चीजें भी आपको समझ में आती जाएंगी। तो अब आपकी पेशेंस की भी परीक्षा है, आपकी धैर्य की भी परीक्षा है ना। थोड़ा सा धैर्य रखना, ऐसा नहीं करना है कि ये चीज़ तो सर बहुत तेजी से निकल गई, ये तो मेरे समझ में नहीं है, मैं आगे तो पढ़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई वो यहाँ पे आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको कम समझाया। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस दूसरे टॉपिक में ज़्यादा है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें आप आगे आने वाली क्लासों में। चलिए, हम बात कर रहे थे, ये मानचित्र है। मानचित्र ऐसा क्यों दिखता है? मानचित्र में भारत यहीं पे क्यों है? भारत चीन के पास क्यों है? भारत अमेरिका के पास क्यों नहीं है? सोचिए, अगर भारत अमेरिका के पास होता तो जो भारत और चीन के बीच के जो संबंध हैं जितने खराब हैं, क्या इतने ही खराब संबंध हमारे अमेरिका के साथ होते? या भारत अगर रशिया के पास होता तो कैसे संबंध होते? इन सब चीजों का जवाब है वो ये 3 सिद्धांत हमको देंगे। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ने की कोशिश करी थी एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया एक सिद्धांत। वेगनर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने बताया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या था ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? तो हमने जाना कि पृथ्वी पे सिर्फ कितने महाद्वीप थे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये बात कब करी थी। ये बात वेगनर साहब ने तो करी थी 1912 में, लेकिन उस समय जब ये बात की जा रही थी तब ये किस समय की बात की जा रही थी? आज से 250 मिलियन साल पूर्व की बात कर रहे थे, आज से 150 मिलियन साल की बात कर रहे थे पहले की, आज से 100 मिलियन साल पहले की बात कर रहे थे। इस प्रकार वो कालखंड जो हमको उस डायग्राम में हमने देखा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इन्होंने बताया कि एक महान महाद्वीप था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? जिसका नाम था पैंजिया। और एक और चीज है ना, आप कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी में हैं, है ना। हमको जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जल्दीबाजी करके कुछ हासिल नहीं होगा। हमको आराम आराम से चीजें लेके चलनी है। जितने आराम से हम चीजें लेके चलेंगे, आप ये मत समझिए कि तेज चलेंगे तो कोर्स जल्दी हो जाएगा। तेज में अगर चलूंगा तो आपको बहुत ज्यादा डाउट आने लग जाएंगे, तो मैं तेजी से उस समय नहीं भाग सकता। इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से आपको हर एक चीज 2-2 बार समझाते हुए चलता हूं।
तो एक महान महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, पेंजिया। आपको शायद ये भी याद आ रहा होगा कि हमने इसका नाम पेंजिया ही क्यों रखा, पेन से कुछ याद आ रहा होगा आपको। महासागरीय जो भाग था जो इस महाद्वीप को घेरे हुआ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था उसका, पैंथालासा। धीमे धीमे क्या हुआ, जैसे शीशा टूटता है, जैसे दिल टूटता है, वैसे ही महाद्वीप भी टूट गया। क्या हुआ, महाद्वीप टूट गया। और कितने भागों में टूटा महाद्वीप, महाद्वीप 2 भागों में टूटा। कितने भागों में टूटा महाद्वीप, 2 भागों में टूटा। अब ये मत सोचिए कि साहब ये बीच में से ही टूटा, या ये थोड़ा ऊपर से टूटा या नीचे से टूटा। ये यूपीएससी आपसे नहीं पूछने वाली है ना कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि पेंजिया कहां से टूटा। ठीक है, तो पेंजिया 2 भागों में टूटा, और जो उत्तर में जो भाग आपको देखने को मिला उसको आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया अंगारा, अंगारा लैंड। साथ ही साथ जो दक्षिण में भाग था उसको आपने नाम दिया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि लॉरेशिया किसको कहा था, गोंडवाना लैंड को लॉरेशिया कहा था या अंगारा लैंड को लॉरेशिया हमने कहा था। इसके बाद हमने बात करी कि जब ये 2 हिस्से हो गए इसके, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो जो बीच का हिस्सा था यहाँ पे अब क्या होगा, जो पैंथालासा था उसका पानी इसमें एंटर करेगा, इसमें प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे एक सागर बना, उस सागर का हमने क्या नाम दिया, उस सागर का हमने नाम दिया टेथिस सागर। क्या नाम दिया उसका, टेथिस सागर हमने उसका नाम दिया। देखिए भूगोल में कुछ घटनाओं से हम नाम रखते हैं, तो इसको बोला जाता है, इस समय काल को बोला जाता है टेथिस सागर का खुलना, ओपनिंग ऑफ टेथिस सी। क्यों ऐसा बोला जाता है इस समय को, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सागर बन रहा था, टेथिस सागर बन रहा था। आगे वैगनर साहब ने बताया कि ये जो अंगारा लैंड है ये भी टूटा, और जो गोंडवाना लैंड है ये भी टूटा। अच्छा, टूटने के बाद ये क्या क्या बने, तो हमने ये भी देखा था कि टूटने के बाद जो उत्तर में, आपको शायद जवाब भी दिख गया यहाँ पे, उत्तर में जो अंगारा लैंड या लॉरेशिया था उससे क्या क्या बना, उससे बना उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। साथ ही साथ जो गोंडवाना लैंड था उससे क्या बना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। इसका मतलब ये सारे जो नाम आपने पढ़े ये सब एक जगह जुड़े हुए थे। ऐसा कौन बता रहा है, ऐसा वैगनर साहब बता रहे हैं। वैगनर साहब ने और क्या बताया, ये वो डायग्राम है जिसमें लॉरेशिया आपको दिख रहा है, लॉरेशिया के साथ गोंडवाना लैंड दिख रहा है, और यहाँ पे कौन सा सागर दिख रहा है आपको, टेथिस सागर आपको देखने को मिल रहा है। बात को प्रूव करने के लिए कुछ साक्ष्य दिए गए। देखो अब आपको यहाँ पे, मेरे को पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत बात है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमको आज सही बात पता है कि क्या हुआ है। आज से पहले आप सोचिए 1912 में हैं और 1912 में आपके सामने कोई बात कर रहा है, तो उस तरीके से इसको सुनिए। 1912 में जब बात चल रही है तो वैगनर साहब क्या कह रहे हैं, देखो मेरी बात सत्य है, इसके मेरे पास प्रमाण है। कौन सा प्रमाण दिया उन्होंने, पहला प्रमाण दिया उन्होंने जिगसॉ फिट, या इसको कहा जाता है पुनर्संगठन। इसको समझने से पहले या इसको रिवाइज करने से पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए। आप बहुत बार कहते हैं कि साहब आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कराते, तो आज आप अपना पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को समझाइए। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को समझाइए। दूसरा प्रश्न आप लिखिए, दूसरा प्रश्न आप लिखिए, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विवेचना
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दोनों सवाल आपने लिख लिया उम्मीद करता हूं। इन दोनों सवालों में आप देखेंगे कि कुछ चीजें कॉमन हैं। आपसे दोनों सवालों में क्या पूछा जा रहा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक में आपसे बोला जा रहा है कि समझाइए, दूसरे में बोला जा रहा है कि विवेचना कीजिए। आज से आप जब मेंस की आंसर राइटिंग लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे शब्दों की आपको आदत होनी चाहिए। आप पहले अपने विवेक से कोशिश कीजिए, समझिए कि समझाने और विवेचना में क्या फर्क है। जब आप मेरे को आंसर लिख के भेजेंगे, कुछ आंसर मेरे को मिलना शुरू हो जाएंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या गलती है। एक और चीज मैं आपको यही बता देता हूं कि आपको ये करना कैसे है। करना कैसे है मतलब, एक तो अब आप ऐसी वाली कॉपी या ऐसा वाला रजिस्टर जिसमें ऐसी लाइनें हों, इसमें नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी नेक्स्ट चीज जो बताऊंगा उससे समझ में आ जाएगा आपका। आपको जो यूपीएससी में कॉपी मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की कॉपी मिलती है। यहाँ पे इस प्रकार की आपको कॉपी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, अब आप जब ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपको पहली चीज तो इसमें आदत हो जाएगी, आप यहीं पे लिख सकते हैं ना। अगर आपने यहाँ इस मार्जिन के बाहर यहाँ कुछ लिख दिया ना, जैसे ये सेंटेंस आपका ये वाक्य यहाँ तक चल रहा था, आपने इसको आगे ले लिया, तो अब यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग करना शुरू कर चुकी है। इसलिए हमको बचना, एक तो अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज, मैं बार बार अब आपको कुछ प्रश्न दूंगा तो वो प्रश्न आपको कहाँ लिखने होंगे? इन मार्जिन में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपने 2 प्रश्न लिख लिए। एक लिखा आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए, और दूसरा आपने लिखा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो पहला साक्ष्य क्या दिया गया? पहला साक्ष्य दिया गया जिगसॉ फिट, या इसी को बोला जाता है पुनर्संगठन। ये क्या था? उन्होंने बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों सिरों पर आप देखोगे तो एक तरफ आपको दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। इन दोनों की तट रेखाओं को जब आप मिलाओगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कभी एक साथ जुड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे आप देख रहे हो भारत, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। सबकी तट रेखाओं को मिलाओगे तो ऐसा प्रतीत होगा कैसा कि ये सब एक स्थल भाग का हिस्सा थे। इसी को नाम दिया गया जिगसॉ फिट। आगे वैगनर साहब ने बताया कि कुछ जलवायु के उन्होंने साक्ष्य लिए, और क्या कौन से साक्ष्य लिए? हमने बात करी थी कोयले से। कोयला कहाँ पे मिलना चाहिए? कोयला मिलना चाहिए भूमध्य रेखा के आसपास, लेकिन कोयला मिल कहाँ रहा है? मध्य अक्षांशों पे या उच्च अक्षांशों पे आपको कोयला देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा कभी कहाँ रहा होगा? ये वाला हिस्सा कभी इस भूमध्य रेखा के निकट रहा होगा। इसके बाद उन्होंने बात करी कुछ जीवाश्मों के साक्ष्य, और जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से कौन से जानवर का नाम लिया? साइग्नोक्थेसस। इसका नाम उन्होंने जब लिया तो बताया कि ये जानवर आपको दक्षिण अमेरिका में भी देखने को मिला और अफ्रीका में भी देखने को मिला। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में बहुत दूरियां आ चुकी हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो लोग अक्सर बहुत नजदीक होते हैं ना, उनके बीच में ऐसी बहुत दूरियां आ जाती हैं, कितनी महासागर जैसी दूरियां आ जाती है ना। आप शायद रिलेट कर गए होंगे इस बात को। तो साउथ अमेरिका या मैं कहूँ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जब दूरी आ गई, अगर ये पास पास होते तो ये जानवर आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा था, लेकिन चूंकि अब दूर दूर हो चुके हैं तो ये जानवर अब पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से यहाँ जा पाए। इसका मतलब अगर इसके जीवाश्म यहाँ मिल रहे हैं और इसके जीवाश्म यहाँ मिल रहे हैं तो ये स्थल भाग कभी जुड़े हुए होंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक घास की बात करी। उस घास का नाम क्या था? उस घास का नाम था ग्लोसोप्टेरिस। इसके जीवाश्म आपको देखने को मिले दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब हमको पता है गोंडवाना का हिस्सा थे। इस साक्ष्य से किसने? वैगनर साहब ने बताने की कोशिश करी कि ये सब किसका हिस्सा थे? गोंडवाना का। साथ ही साथ उन्होंने एक और साक्ष्य दिया कि जो भूमध्य रेखा आज आप देखते हैं, ये भूमध्य रेखा कुछ इस प्रकार से बदली है। इसका मतलब टर्शरी काल में भूमध्य रेखा यहाँ थी, कार्बनीफेरस टाइम में यहाँ थी और सिल्यूरियन टाइम में यहाँ थी। तो क्या सर भूमध्य रेखा ऊपर नीचे हुई? नहीं, भूमध्य रेखा तो यहीं पे थी,
लेकिन भूमध्य रेखा के पास जो स्थान थे वो अब सब कहाँ चले गए, आप देख रहे हैं सब उत्तर में चले गए हैं। क्यों चले गए? महाद्वीप विस्थापन के कारण। वैगनर साहब ने ये भी एक इसका साक्ष्य दिया। वैगनर साहब ने एक और चीज बताई कि पश्चिम की ओर जो जिन्होंने गति की है उस गति का कारण क्या है? उस गति का कारण है ज्वारीय बल। साथ ही साथ उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर जब गति हो रही है तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था बायंसी फोर्स। क्या नाम दिया था? बायंसी फोर्स। या इसी को हमने अंग्रेजी में क्या नाम दिया था? हिंदी में इसको नाम हमने दिया था गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता का बल। अब यहाँ पे आपने मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि सर आपने गुरुत्वाकर्षण बल तो बताया था कि पश्चिम में जो दिशा हो रही है उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल था, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसका था? वो था चंद्रमा का तथा सूर्य का। यहाँ पे जो गुरुत्व बल आपको देखने को मिल रहा है वो पृथ्वी का देखने को मिल रहा है। वैगनर साहब ने ये कहा कि चूंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है और घूम रही है इसके कारण इस पे गुरुत्व बल लगा, साथ ही साथ इस पे प्लवनशीलता का बल लगा। प्लवनशीलता जिससे वस्तु डूबे ना। हमने न्यूटन के तीसरे नियम से समझने की कोशिश करी थी, तो यही हुआ था कि इस बल के कारण इन्होंने कहाँ गति करना शुरू करा? इन्होंने गति करना शुरू करा उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर, तथा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ। किसके कारण? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या इसी को हमने ज्वारीय बल भी कहा था। याद आ रहा है ये बात सही थी या गलत थी? अगर इन्हीं दो चीजों पे बल लग रहा है, अगर ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु रखी हुई है, एक ए रखी हुई है और एक बी रखी हुई है, और सी वस्तु का बल लग रहा है ए पे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सी का बल ना लगे बी पे? और जिसमें भी हम बात करें अगर गुरुत्वाकर्षण बल की, तो हमने देखा था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुओं के बीच में अगर आकर्षण का बल है तो उस बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और ऐसा हमेशा सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बल मुझ पे तो लगे गुरुत्वाकर्षण, लेकिन मेरा गुरुत्वाकर्षण आप पे नहीं लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों बातें गलत प्रूव हो गई थी किसकी? वैगनर साहब की। वैगनर साहब ने पर्वतों के निर्माण की हम क्या बात करी थी? वैगनर साहब ने कहा कि जो सियाल जो प्लेट है, सियाल जो है वो किस पे आराम से तैर पाती है? वो सीमा पे तैर पाती है। इसीलिए महाद्वीपों का विस्थापन आसानी से हुआ, बिना किसके? बिना किसी प्रतिरोध के। एक बार तो वैगनर साहब ने ये बात कही, लेकिन दूसरे पल जब उनसे पूछा गया कि पर्वतों का निर्माण और स्पेशली वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, तो वैगनर साहब ने बताया कि सीमा के ऊपर जब सियाल आगे की ओर तैरते हुए बढ़ती है, ये है आपकी सीमा और यह है आपकी सियाल, जब आगे की ओर जाती है तो बहुत सारे अवसादों को अपने साथ लेते हुए चलती है, बहुत सारे अवसादों को स्क्रैच करती हुई चलेगी। आप कुछ भी आप सोचिए, अपने हाथ पे आपने चाकू घिसते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? स्किन को वो आगे लेते हुए चला जाएगा। तो इसी प्रकार ये वो चाकू है, ये आपका हाथ है, ये आपकी स्किन है, तो स्किन एक जगह इकट्ठी होती जाएगी और ये इकट्ठे हुए अवसादों से इसका निर्माण हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ये बात किसने बताई? वैगनर साहब ने। एक बार वैगनर साहब कहते हैं सियाल सीमा पे बिना किसी प्रतिरोध के तैरती है। दूसरी बार वो कह रहे हैं कि ये स्क्रैच करते हुए प्रतिरोध होगा इसमें, इस कारण अवसाद इकट्ठे होंगे और किसका निर्माण होगा? पर्वतों का निर्माण। तो ये इंसान खुद की बात पे एक जैसा नहीं है, कभी क्या कह रहा है कभी क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये बात गड़बड़ हो गई। लास्ट हमने जो बात करी थी समुद्र द्वीपीय चाप, ये क्या थे? आपने देखा होगा अगर नक्शा तो आपको जापान दिखा होगा। जापान के ऐसे 3 द्वीप समूह हैं। तो इन्होंने बताया, आप ऐसे समझिए कि ये एक प्लेट है, ये आगे की ओर बढ़ रही है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर ईयर, 10 सेंटीमीटर पर ईयर, और इसका एक हिस्सा है जो बोल रहा है कि मेरी स्पीड रहेगी 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। इस कारण कुछ समय बाद ये हिस्सा तो आगे की ओर आ चुका है और ये इसका छोटा हिस्सा पीछे रह चुका है। तो इसके कारण किसका निर्माण हुआ? समुद्र द्वीपीय चाप का।
ये बात अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो बिल्कुल सही साबित नहीं लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो भाग रहे हैं 10 किलोमीटर की स्पीड से और आपका पैर भाग रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो ये बात सही नहीं थी। तो वैगनर साहब की बातें थी, ये हमने बात करी। तो सिद्धांत का अगर मूल्यांकन करा जाए तो उन्होंने क्या क्या नहीं बताया। एक तो ज्वारीय बल, अगर ज्वारीय बल कितना हमने पढ़ा था, ज्वारीय बल कितना गुना होना चाहिए, हमने देखा था अगर ज्वारीय बल इतना गुना है, इतना गुना जो आज लग रहा है उसका इतना गुना है, तभी वो महाद्वीपों का क्या कर सकता है, विस्थापन कर सकता है। लेकिन अगर इतना गुना हो जाए तो पृथ्वी का क्या बंद हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाएगा। ये हमने देखा था। सियाल सीमा पे जब तैरती है, एक बार कर रहे हैं कि प्रतिरोध नहीं है, दोबारा कह रहे हैं कि पर्वतों का निर्माण होगा। कब कौन सी दिशा में जाएंगे ये अच्छे से नहीं समझा पाए। ये सिर्फ आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले ही क्यों शुरू हुआ, ये आज से 350 मिलियन वर्ष पूर्व पहले शुरू क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी वैगनर साहब नहीं बता पाए। और कार्बोनिफेरस युग से पहले कैसी स्थिति में था पैंजिया, क्या उससे पहले भी कोई पैंजिया था, या उससे पहले जितने भी महाद्वीप हैं वो इसी प्रकार अलग अलग बिखरे हुए थे, या सब एक साथ जुड़े हुए थे, इसके बारे में भी कौन नहीं बता पाया, एल्फ्रेड वैगनर साहब अपने सिद्धांत में नहीं बता पाए। तो ये सिद्धांत का क्या है, मूल्यांकन है। यहाँ पे हमारी पहली थ्योरी समाप्त होती है। पहली थ्योरी मतलब हमने अब पढ़ ली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या जिसको मैं कहूं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। क्या नाम है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। फिर से नाम पे चलते हैं। क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, किसका, नितल का। किसका, नितल, सागर का। इसका मतलब ये सागर है, ये क्या है, सागर, इसका तल रहा होगा, ये इसका तल है, इसका लगातार क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही मतलब हुआ इस सिद्धांत का। इसके नाम से तो हमको ये समझ में आ रहा है। ये दिया किसने, हमने वहां पे बात करी बहुत बात हेनरी हेस की, ये किसने दिया, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सागर नितल प्रसरण को। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये आपको सागर दिख रहा है, और सागर का जो तल है वो लगातार क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है। इसमें भी आप अंग्रेजी में भी देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैल रहा है, लगातार बड़ा हो रहा है। ये सिद्धांत दिया किसने, 1960 के दशक में। कौन सा दशक था, 1960 का। हैरी हेस और रॉबर्ट एस डिसेज ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की परिकल्पना को क्या किया, प्रतिपादित किया। इनके अनुसार क्या था, समुद्र तल का प्रसार होने पर महासागर के मध्य में भ्रंश बन जाते हैं, तथा भ्रंश के दोनों ओर महासागरीय भूखंड एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन इस आसान भाषा तक पहुंचने से पहले हमको कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या हैं, वो चीजें मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या है वो चीज, डायग्राम अब समझ में आएंगे कि ज्योग्राफी में डायग्राम या चित्र की क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये आपको बुक जैसा कुछ दिखता है, ये किताब नहीं है, हमने सागर का तल बनाया है। सागर का तल हमने बनाया और यहाँ पे हमने कुछ गैप छोड़ दिया, कुछ जगह छोड़ दी है, ठीक है। यहाँ पे आप सागर देख रहे हैं। अच्छा, आपको अब ये भी पता है कि महाद्वीप और महासागर दो अलग अलग चट्टान से बने हुए। महासागर किसके बने, बेसाल्ट के। महाद्वीप किसके बने, ग्रेनाइट के, ठीक है। भारी कौन है, भारी हमको पता है बेसाल्ट है। हल्का कौन है, हल्का ग्रेनाइट है। ये चीजें हमको पता है, ठीक है। तो महासागर जहां खत्म हो रहे होंगे वहां पे क्या शुरू हो रहा होगा, वहां पे महाद्वीप होंगे, वहां पे क्या होंगे, महाद्वीप होंगे। ये बात हमको पता है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि ये क्या है, ये है महाद्वीप, और ये क्या है, ये है महासागर। और मुझे ये भी पता है कि महासागर किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं बेसाल्ट के, तथा जो महाद्वीप हैं ये किसके बने हुए हैं,
ये बने हुए ग्रेनाइट के। ये किसके बने हुए? ग्रेनाइट के। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट में कौन ज्यादा भारी होता है, या मैं कहूं किसका घनत्व ज्यादा होता है? तो मुझे पता है कि जो बेसाल्ट है ये ज्यादा भारी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये चीज समझ में आएगी कि गैप क्यों छोड़ा गया। इससे समझने के लिए पहले थोड़ा सा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 3 परतों में बटी हुई है पृथ्वी। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर हमने देखा था भूपर्पटी, फिर हमने देखा था आपके दोस्त का नाम, फिर हमने देखा था कोर। हमने इसके अलावा एक और चीजें, कुछ चीजें और देखी थी जिसमें हमने पढ़ा था स्थल मंडल और दुर्बल मंडल। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भूपर्पटी और मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा, इसकी हमने बात करी थी। तो इसको तो ऊपर वाले हिस्से को हमने नाम दिया था स्थल मंडल, और इससे नीचे वाला हिस्सा इसको हमने नाम दिया था दुर्बल मंडल। तथा हमने ये भी पाया था कि जो दुर्बल मंडल है ये कौन सी अवस्था में है? ये है अर्ध तरल अवस्था में। साथ ही साथ जो स्थल मंडल है ये कौन सी अवस्था में है? यह है ठोस अवस्था। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अर्ध तरल अवस्था है, कौन सी अवस्था है? अर्ध तरल। क्यों अर्ध तरल हो गई है? हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कौन से पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे? रेडियो धर्मी पदार्थ। और रेडियो धर्मी पदार्थ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या ज्यादा है? यहाँ पे तापमान ज्यादा है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। यहाँ पे तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने के कारण ये कौन सी अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में। चाय आपको सबको पसंद है, भारत में तो चाय के बहुत शौकीन है। तो चलिए चाय बनाते हैं आज फिर से मतलब शायद हमने एक बार और बनाई है चाय क्लास में। क्या लिया इसमें? पहले हमने लिया पानी, नीचे से हम क्या दे रहे हैं इसको? ऊष्मा। जब पानी को ऊष्मा मिलेगी तो पहले कौन सा वाला पानी ठंडा होगा? जो नीचे स्थित है वो, या जो ऊपर स्थित है? तो हमें पता है नीचे वाला पानी पहले क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म चीज हल्की होती है या ठंडी चीज हल्की होती है? तो हमें यह भी पता है कि हमेशा जो गर्म चीज है वो हल्की होगी। हल्की चीज कहाँ जाने की कोशिश करेगी? ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर कैसा पानी है? ठंडा पानी। ठंडा पानी भारी है और वो कहाँ आने की कोशिश करेगा? नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से कुछ ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। इस आदान प्रदान को हमने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? संवहन। क्या नाम दिया था? संवहन। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। अब फिर से पृथ्वी की आंतरिक अवस्था में चलते हैं। यह है आपका दुर्बल मंडल और यह है आपका स्थल मंडल। दुर्बल मंडल में पदार्थ अर्ध तरल अवस्था में, तापमान यहां पे ज्यादा है। इसका मतलब संवहन हो रहा होगा यहां पे ये जो साइकिल आपको दिख रही है, ये जो धाराएं आपको दिख रही हैं, इनको बोला जाता है संवहन धारा। क्या बोला जाता है इनको? संवहन धारा। ठीक है। हमने चट्टानों में पढ़ा था कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पे जो स्थित कोई भ्रंश है या कोई दरार है, उसमें यहां से जो अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा जो है वो पहुंच जाएगा। अब वो कभी कभी यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ऐसी स्थिति हो रही है। इसका एक व्यू आपने देखा। अब इसको दूसरे एंगल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह है आपका कौन सा मंडल? यह है आपका स्थल मंडल। ऊपर कौन सा मंडल है आपका? ऊपर है स्थल मंडल। स्थल मंडल पे दोनों चीजें, महासागर भी और महाद्वीप भी है। इसके नीचे कौन सा मंडल है? दुर्बल मंडल। ठीक है,
दुर्बल मंडल में कौन सी धाराएं चल रही हैं? हमको पता है कि दुर्बल मंडल में चल रही हैं सर संवहन धारा, ऐसी चल रही होगी संवहन धारा, ऐसी बहुत सारी धाराएं चल रही होंगी यहाँ पे। अब हम किसी एक धारा को लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जूम करते हुए हम चल रहे हैं ना डायग्राम को, बस आप ऐसे समझिए कि हम लोग और जूम करते हैं इसको। तो ये आपका है स्थल मंडल, इसके नीचे क्या हो रहा है? इसके नीचे संवहन धाराएं चल रही हैं। तो संवहन धाराएं अभी तक हमने एक एरो से बता रहा था, अब मैंने उसको बहुत सारे एरो से बताना शुरू कर दिया। इस प्रकार से संवहन धाराएं चल रही होंगी, आया ना? ये छोटी बड़ी नहीं, एक बराबर जैसी होंगी संवहन धाराएं चल रही होंगी। क्यों चल रही होंगी? यहाँ पे क्या है? ऊष्मा का स्रोत है, और ऊष्मा का स्रोत यहाँ पे क्या है? आपके रेडियो धर्मी पदार्थ है। रेडियो धर्मी पदार्थ के कारण लगातार चीजें गर्म हो रही हैं, अर्ध तरल अवस्था में हो रही हैं। गर्म होंगी तो कहाँ पे आएंगी? ऊपर आएंगी। धीमे धीमे जो ऊपर की चीजें वो कहाँ जाएंगी? ठंडी है वो नीचे गर्म होने जाएंगी। तो इस प्रकार की क्या चल रही होंगी? संवहन धाराएं चल रही होंगी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संवहन धारा। कौन सा मंडल में चल रही है? दुर्बल मंडल में। अब देखते हैं इनके कारण स्थल मंडल पे क्या हो रहा होगा। अब यहां पे लगातार ये टकरा रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं? टकराते जा रहे हैं। गर्म है अर्ध तरल अवस्था में, टकराएंगे तो क्या होगा? गर्म है, इसको भी थोड़ा गर्म करेंगे, यहां से इसको भी पिघला के अपने साथ ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसको भी पिघला के अपने साथ आगे की ओर ले गए। कुछ देर बाद इसको भी पिघला के अपने साथ आगे की ओर ले गए, और लास्ट में वो भी पिघलाया और आगे की ओर ले गए। इसका मतलब इसकी आगे की स्थिति आपको कुछ इस प्रकार दिख रही होगी। ये जो एक हिस्सा था किसका? स्थल मंडल का, अब वो कितने हिस्सों में बट चुका है? अब वो 2 हिस्सों में बट चुका है। साथ ही साथ नीचे क्या है? नीचे संवहन धाराएं चल रही हैं। नीचे क्या चल रही है? संवहन धाराएं। चल रही है संवहन धाराएं, लगातार टकरा रही थी, इस वजह से वो जो एक हिस्सा था वो कितने हिस्सों में बट गया? 2 हिस्सों में बट गया। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं हुआ होगा, इसके साथ कुछ ज्वालामुखी उद्गार भी हुए होंगे, जो कहाँ पे जमा हुए होंगे? यहाँ पे जमा हो गए होंगे। क्यों हुआ होगा ऐसा? अब यहाँ से आराम से ये जो मैग्मा है जो अर्ध तरल अवस्था में, वो कहाँ जा सकता है? ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाएगा। यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तापमान कम है, तो जमना उसका शुरू हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सोचिए, यहाँ से कोई गर्म चीज ऊपर जा रही है, यहाँ पे तापमान कैसा है? बहुत ज्यादा है। ऊपर तापमान कैसा है? कम है। तो ये धीमे धीमे किस में बदल जाएंगी? अब ठोस में बदल जाएंगी, आया ना? क्या बन जाएंगी? ठोस से चट्टान बन जाएंगी, आया ना? और कौन सी चट्टान बनेंगी? हमको ये भी पता है, ये बनेंगी आग्नेय चट्टानें। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी? आग्नेय चट्टानें। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? हम सागर नितल प्रसरण की बात कर रहे थे। ये मानिए महासागर की कोई नीचे का हिस्सा था। महासागर में क्या हुआ? अब ये लगातार ये संवहन धाराएं और आगे चलेंगी। जो पहले एक हिस्सा था अब दूर होके और दूर होता हुआ चला जाएगा। ये सब इधर खिसकेगा, ये इधर की ओर खिसकेगा, आया ना? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि नीचे से संवहन धारा लगातार इनको क्या देती जाएंगी? धक्का देती जाएंगी। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका फाइनल डायग्राम जो आपकी कॉपी में होना चाहिए, कैसा हो दिखेगा वो देखिए। आपको लग रहा होगा सर आज क्या हो गया डायग्राम पे डायग्राम, लेकिन ये सिद्धांत क्या है? डायग्राम से ही बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, या मैं कहूं कि डायग्राम ही एकमात्र ऐसा उपाय है इन सिद्धांतों को समझने का। अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक डाउट शायद आ रहा होगा कि साहब कि ये जो एरो के डायरेक्शन है, अगर ये उल्टे होंगे तो क्या होगा? हम लोग उस पे भी आएंगे। एक बार अपन ये समझिए कि ये विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसको दूर लेके जाएंगे, इसको दूर लेके जाएंगे इस ओर,
वो ये संवहन धारा इसको इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी, ये संवहन धारा इसको इस तरफ लेके आने की कोशिश करेगी, और यहाँ पे लगातार क्या हो रहे होंगे, ज्वालामुखी उद्गार हो रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है सोचिए, ये सब किसका बना हुआ है, महासागर है अगर ये, तो ये सब किसका बना हुआ है, हमें पता है महासागर किसका बना होता है, इस पे कौन सी चट्टानें होती है, बेसाल्ट। कौन सी होती है, बेसाल्ट। ये महाद्वीप है, और महाद्वीप पे कौन सी चट्टान आपको देखने को मिलेंगी, महाद्वीप पे आपको चट्टान देखने को मिलेगी ग्रेनाइट। कौन सा भारी है, बेसाल्ट भारी है या ग्रेनाइट, तो हमको पता है साहब बेसाल्ट भारी है। बेसाल्ट जैसे जैसे आगे की ओर आएगा, यहां पे ये धारा चलती हुई दिख रही है, क्या ऐसा है पृथ्वी पे सिर्फ इस जगह धाराएं, और भी तो धाराएं होंगी। अब समझिए पृथ्वी पे यहां पे एक धारा चल रही है, इस प्रकार वो चल रही है, ये धारा इस बेसाल्ट की प्लेट या महासागरीय जो प्लेट है, इसको किस तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, अपने साथ नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। तो ये प्लेट अब कहां जाने की कोशिश करेगी, नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगी। कहां जाने की कोशिश कर रही है, नीचे की ओर। ऊपर और साथ ही साथ नीचे की ओर क्यों जा रही है, क्योंकि बेसाल्ट भारी है, ग्रेनाइट हल्का है। जब नीचे जाएगी तो नीचे तापमान कैसा मिलेगा इसको, तापमान कम है या ज्यादा है, तो नीचे तापमान बहुत ज्यादा है। तो जो जो हिस्सा प्लेट का नीचे जाता जाएगा, या मैं अभी प्लेट शब्द यूज ना करूं, आप ये समझिए जो जो हिस्सा इस महासागर का नीचे जाता जाएगा, वो सब किस में बदलता जाएगा, वो सब बदलता जाएगा अर्ध तरल अवस्था में। किस में बदल जाएगा, वो अर्ध तरल अवस्था में। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे प्लेट महाद्वीप के पास पहुंच रही हैं, प्लेटें कहां जा रही है, नीचे की ओर जा रही हैं। प्लेटें, महासागर कहां जा रहा है, दुर्बल मंडल की ओर जा रहा है, और यहां से लगातार इन संवहन धाराओं के कारण लगातार ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, और नई चट्टानें कहां बन रही हैं, नई चट्टानें यहाँ दो प्लेटों के मध्य में जो स्थान है, महासागर की जो एक हिस्सा था, जो जब दो हिस्से हो गए, इनके बीच में जो जगह बनी, वहां पे ज्वालामुखी उद्गार होने लगा, और नई आग्नेय चट्टानें आपको यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्लेटें का ये महासागर की जो हिस्सा है वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका रीजन आपको पता है, बेसाल्ट भारी है, ग्रेनाइट हल्का है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है, ये संवहन धारा का सिद्धांत है कि संवहन धाराएं पृथ्वी के नीचे कैसे कैसे काम करती हैं। इसका एक डायग्राम जो आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, वो ये है। यहाँ पे आपको ये संवहन धाराएं दिख रही हैं, ये संवहन धाराओं के ऊपर ये आपको वो हिस्सा दिख रहा है स्थल मंडल का। यहाँ से लगातार क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार, और यहाँ से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं प्लेटें, या मैं कहूँ महासागर का वो हिस्सा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आप समझिए महाद्वीप है, महाद्वीप के नीचे जा रहा है, मतलब बेसाल्ट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे मतलब दुर्बल मंडल में जा रहा है, अर्धतरल अवस्था में। वापस अर्धतरल अवस्था में गर्म होगा, संवहन धारा के रूप में वापस बाहर आएगा। नई जो चट्टानें वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ज्वालामुखी उद्गार के साथ, और यहाँ से जो चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नष्ट हो रही हैं चीजें। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे की ओर। यहां से भी आप वो चीज समझ सकते हैं, संवहन धारा, ज्वालामुखी उद्गार, यहां से ये दो हिस्से अलग अलग हो गए, दो हिस्से अलग हो गए। ये हिस्सा कहाँ जा रहा है, ये हिस्सा जा रहा है महाद्वीप के नीचे। क्यों जा रहा है, क्योंकि बेसाल्ट है और ये ग्रेनाइट है, नीचे जा रहा है, अर्धतरल अवस्था में बनेगा, वापस कहाँ जाएगा, घूमता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, या और कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब अर्धतरल अवस्था में तो ये बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि तापमान नीचे बहुत कम है। यहां तक डाउट नहीं है, बढ़े आगे। देखिए डाउट आए तो वापस क्लास में वापस रिवाइंड करके आप चले जाया कीजिए। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय भूपर्पटी में विभेदन हुआ और लावा ठंडा होकर बेसाल्ट बनता है, जिसे नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। यहाँ पे एक जो शब्द आया कटक,
अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कटक किसको कहने की कोशिश कर रहा है। ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पे हो रहे थे? ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे हो रहे थे। तो ये जो आपको भू आकृति बनती हुई दिखेगी, इसको आप किस नाम से जानोगे? इसको आप कटक के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे? कटक के नाम से इस भू आकृति को जानोगे। तथा फिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कटक के पास महासागरीय भूपर्पटी का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। कटक के पास क्या हो रहा है? और नीचे पढ़ो, महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण एवं विनाश सतत रूप से जारी रहता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे नई भूपर्पटी बन रही है। नई भूपर्पटी किस रूप में बन रही है? आग्नेय चट्टानों के रूप में बन रही है। तथा यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे आपको भ्रंश मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? इस चीज को जहाँ पे हम कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक गर्त मिलेगी, इसको भ्रंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भ्रंश। इसको अंग्रेजी में ट्रेंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रेंच। और इसको कहा जाता है रिज। क्या कहा जाता है? रिज, RIDGE। तो ट्रेंच का निर्माण होगा, रिजेस का निर्माण होगा, कटकों का निर्माण होगा, भ्रंशों का निर्माण होगा। कटकों पे नई भूपर्पटी बनेगी। क्यों बनेगी? ज्वालामुखी उद्गार के कारण मैग्मा आएगा, लावा होगा, लावा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें बनेंगी। तथा यहाँ पे जब महासागर महाद्वीप के नीचे जा रहा है, भ्रंश का निर्माण करेगा, ट्रेंचों का निर्माण करेगा। आपने एक फेमस ट्रेंच का नाम भी सुना होगा, मरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं। ट्रेंचों का निर्माण होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है, जहाँ पे जो भूपर्पटी है वो क्या हो रही है? विनाश हो रही है। और यहाँ पे भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आप चीजें समझ रहे हैं कि भूपर्पटी का लगातार यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यहाँ पे भूपर्पटी का विनाश हो रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं हमने शुरुआत क्या किया था? हमने शुरुआत किया था सागर नितल प्रसरण। क्या शुरू किया था हमने? सागर नितल प्रसरण। क्या अब आप देख पा रहे हैं कि सागर का नितल प्रसार कर रहा है या नहीं कर रहा? लगातार बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम देख रहे हैं कि हाँ से बड़ा तो हो रहा है। कैसे देख पा रहे हो आप सोचिए, ये लगातार खिसकते हुए आगे की ओर बढ़ेंगी, लगातार खिसकते हुए आगे की ओर बढ़ेंगी। जो चीज यहाँ पे थी पहले, वो थोड़े दिनों बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी, और खिसकती हुई वो यहाँ पे पहुंच जाएंगी। और क्यों खिसकेंगी? संवहन धाराओं के कारण वो खिसकती हुई आगे चलेंगी। और खिसकते खिसकते एक दिन कहाँ पे चली जाएंगी? दुर्बल मंडल में चली जाएंगी। तो ये हमने देखा, ये क्या था? यह था सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, अभी और भी है। और क्या है? और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या साक्ष्य थे इसके पक्ष में, क्या क्या प्रमाण दिए हैस साहब ने, और बाद में इनकी क्या हर बात सही मानी गई या नहीं। तो इसके लिए आपको वेट करना है नेक्स्ट क्लास तक। अगली क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सेशन को आप शेयर कर दीजिए कीजिए, और टेलीग्राम पे आपको इसकी क्या मिल जाएगी? इसकी PDF आपको मिल जाएगी। कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।